इंटीग्रेशन के तरीकों के ऊपर यह तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम दो अहम मौज़ूआत के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहले ये कि मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता। हाँ, हमने सादा किस्म की मिसालें तो ज़रूर हल की हैं, लेकिन अब हम इसको बाकायदा तौर पर और एक सिलसिलेवार तरीके से हल करेंगे। इसके बाद फिर हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर गौर करेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शंस वो हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बनते हैं। ये खासे अहम हैं और हम इनको भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन करने से कबल हम बाज़ अहम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जायज़ा लेंगे। आइडेंटिटी से मतलब वो मसावात है जिसकी दुरुस्तगी साबित हो चुकी है। बहुत सी आइडेंटिटी से आप वाकिफ हैं। कोटेंजेंट एक्स 1/टेंजेंट एक्स है, कोसीकेंट एक्स 1/साइन एक्स है, जबकि सीकेंट एक्स 1/कोसाइन एक्स है। तो ये दरअसल आइडेंटिटीज नहीं हैं, ये डेफिनेशंस हैं। यानी कि हमने कोटेंजेंट और कोसीकेंट और सीकेंट को इन फॉर्मूले से पहचाना है, लेकिन ये सचमुच की आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटी ये कि साइन स्क्वायर्ड एक्स जमा कॉस स्क्वायर्ड एक्स 1 के बराबर है, और इसको साबित करना बहुत ही आसान है। कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए और अगर ये जाविया x है, इसको आपने 1 के बराबर रखा तो ये साइन x है, जबकि ये कोसाइन x है, और साइन स्क्वायर्ड एक्स जमा कॉस स्क्वायर्ड एक्स फिर 1 के बराबर बनता। तो इसको याद रखना अशद ज़रूरी है। लेकिन ये दो आइडेंटिटीज़ बड़ी आसानी से इस पहली आइडेंटिटी से हासिल हो सकती हैं। इस 1 + tan स्क्वायर्ड एक्स = sec स्क्वायर्ड एक्स हासिल करने के लिए आप पहली आइडेंटिटी को सिर्फ अगर कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स से तकसीम करते हैं तो ये मिल जाएगा, और इस दूसरी आइडेंटिटी यानी कि 1 + cot स्क्वायर्ड एक्स = cosec स्क्वायर्ड एक्स को हासिल करने के लिए आप साइन स्क्वायर्ड एक्स से तकसीम करें। ये दो आइडेंटिटीज भी याद रखने के लायक हैं। इस पहली इक्वेशन में साइन ऑफ x + y बराबर है साइन x cos y + cos x साइन y के। अगर आप y का साइन उलट देते हैं तो क्योंकि साइन ऑफ -y माइनस साइन ऑफ y के बराबर है, इसलिए जो दूसरा साइन है, जो दूसरा नेगेटिव साइन है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। सिर्फ जो ऊपर की इक्वेशन है यही याद रखना काफी है। लेकिन ये जो दूसरी इक्वेशन है कोसाइन x जमा y बराबर कोसाइन x कोसाइन y जमा साइन x साइन y, इसको भी आप याद रखिएगा। साइन 2x = 2 साइन x कोसाइन x, ये दरअसल आप इस वाली आइडेंटिटी से हासिल कर सकते हैं x और y को बराबर करके, लेकिन इसको भी याद रखना फायदेमंद है। तो अगर डबल एंगल हो उसको आप सिंगल एंगल के साइन और कोसाइन में मालूम कर सकते हैं। जहां तक कोसाइन 2x का ताल्लुक है, अगर आप पहली इक्वेशन याद रख लें यानी कि ये, तो वो काफ़ी है, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये जो तीनों किस्में हैं इनको भी याद रखा जाए। और जो दूसरी इक्वेशन है वो बनती है cos स्क्वायर्ड एक्स + साइन स्क्वायर्ड एक्स = 1 के इस्तेमाल से, और इसी तरह दूसरी इक्वेशन। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप ये तीनों इक्वेशंस भी याद रखें। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मुख्तलिफ इंटीग्रल्स हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये मिसाल लीजिए, इंटीग्रल dx कोसाइन x साइन ताकत 4x। यहां पर ये नोट कीजिए कि अगर y को हमने साइन x के बराबर ठहराया तो फिर dy
कोसाइन एक्स dx बनता है, और कोसाइन एक्स dx तो यहां पर मौजूद है, लिहाजा ये इंटीग्रल बड़ी आसानी से बन गया dy। और यहां साइन की 4 ताकत है, लेकिन साइन खुद y है, चुनाचे यहां पर y ताकत 4 आ गया और ये बना 1/5 y ताकत 5। y की कीमत डाली जाए तो ये बन गया 1/5 साइन x की ताकत 5, और ये इसका जवाब है। अब अगर हम इसमें कोई सा भी मुस्तकिल अदद, कोई सा भी कांस्टेंट इसमें शामिल करें तो ये भी जवाब उतना ही दुरुस्त है। अब ये मिसाल लीजिए, यहां पर y इक्वल साइन एक्स का इस्तेमाल कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि ये आपको कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। बेहतर ये होगा कि आप y को कोसाइन एक्स के बराबर ठहराएं, इसलिए कि यहां से फिर dy बनेगा मनफी साइन एक्स dx, और यहां पर साइन एक्स dx तो पहले से मौजूद है, चुनाचे ये बन गया dy, और साइन की 4 ताकतें रह गईं। लेकिन हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वेयर्ड एक्स 1 माइनस कोसाइन स्क्वेयर्ड एक्स है, और चूंकि 4 ताकतें हैं, 2 नहीं, तो यहां 2 की ताकत आ गई। इसको खोलने से फिर मामला बिल्कुल वाजे हो जाएगा। ये कोसाइन स्क्वेयर्ड एक्स y है, चुनाचे यहां पर हमें y स्क्वेयर्ड ही लगाना चाहिए, और इसको खोलने से ये बन गया 1 माइनस 2y स्क्वेयर्ड जमा y ताकत 4। इसको तो आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका जवाब है मनफी y जमा 2/3 y ताकत 3 1/5 y ताकत 5, और फिर अब देर तो सिर्फ y को कोसाइन x के बराबर करने की है, तो ये मनफी कोसाइन x जमा 2/3 कोसाइन ताकत 3x जमा 1/5 कोसाइन ताकत 5x है। इसमें मैं कोई कांस्टेंट भी शामिल कर सकता हूं, लेकिन बात वाज़े है, चुनाचे ये इसका जवाब है। इस सवाल में भी y को साइन x ठहराना फायदेमंद होगा, इसलिए कि dy फिर कोसाइन x dx बन जाता है, और अगर आप कोसाइन x dx यहां पर डालें तो ये फिर dy कोसाइन स्क्वेयर्ड x साइन 6x बनता है। लेकिन कोसाइन स्क्वेयर्ड x 1 माइनस साइन स्क्वेयर्ड x है, मगर साइन x खुद y है, चुनाचे यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वेयर्ड आ गया, और यहां पर तो पहले से y ताकत 6 है, चुनाचे इसको खोलने से ये बन गया y ताकत 6 मनफी y ताकत 8, जिसका जवाब फिर 1/7 y ताकत 7, लेकिन y खुद साइन x है, चुनाचे ये साइन ताकत 7x बना, और यहां पर मनफी 1/9 साइन ताकत 9x। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, और इसमें हमने पिछली आइडेंटिटीज को इस्तेमाल किया। अब ये सवाल भी इसी तरीके से हल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आसानी से यूं होगा कि अगर हमने ये पहचान लिया यहाँ पे कि साइन एक्स कोसाइन एक्स दरअसल 1/2 साइन 2x है, और क्योंकि ये ताकत 2 है तो इसको भी 2 की ताकत देनी होगी, चुनाचे ये इंटीग्रल फिर 1/4 dx साइन ताकत 2x बनता है। लेकिन अब हम डबल एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये साइन ताकत 2 दरअसल 1/2, और यहां पर 1
मनफी कोसाइन 2x, और 2x नहीं 4x है, तो इसलिए कि 2x का डबल 4x है। इसको तो फिर हम बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है 1/8x, और कोसाइन x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो उससे हमें साइन x मिलता है। चुनाचे यहां पर हमें 1/32 साइन 4x मिलता है। ये इसका जवाब बना। अब हम ये इंटीग्रल हल करना चाहेंगे। इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक कोसाइन 7x और दूसरा साइन 4x। इनके आर्ग्यूमेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए यहां पर एक आइडेंटिटी बहुत काम आएगी, कोसाइन ए साइन बी, जो हाफ साइन ए प्लस बी माइनस हाफ साइन ए माइनस बी है। और यहां पर हम ए को 7 और बी को 4 रखेंगे, तो इससे ये इंटीग्रल फिर ये बन जाता है हाफ साइन 11x माइनस हाफ साइन 3x। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान काम है। साइन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कोसाइन आता है, और फिर इससे मनफी 1/22 कोसाइन 11x बना, और दूसरी टर्म से 1/6 कोसाइन 3x बना। ये इसका जवाब है। अब इस मिसाल की तरफ चलें। यहां तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल करके इस इंटीग्रेशन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। यहां पर हम x को साइन y कहेंगे, जिसका मतलब यह कि dx फिर बना कोसाइन y dy, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वेर्ड का फैक्टर ये दरअसल 1 माइनस साइन स्क्वेर्ड y है, जो फिर बना कोसाइन स्क्वेर्ड y। इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और इसका भी, तो ये फिर बन गया कोसाइन y। अब चलिए इसको हम यहाँ पर डालते हैं, तो इधर dy बना, और यहाँ पर एक कोसाइन y तो इधर से आया, दूसरा इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेर्ड से आया, तो इधर कोसाइन स्क्वेर्ड y आता। अब इधर हम एक डबल एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, गोया कि कोसाइन स्क्वेर्ड y हाफ ऑफ 1 माइनस कोसाइन 2y है। और यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करें तो एकदम इधर y/2 आता है। इसको इंटीग्रेट करने से हमें 1/4 साइन 2y मिलता। अब साइन 2y को जब हम खोलते हैं, मेरा मतलब यह कि इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 साइन y कोसाइन y, तो फिर ये बन गया y/2, और यहां पर हाफ ये आ गया। साइन y x है, और कोसाइन y को अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेर्ड। चुनाचे ये हल हो गया, लेकिन y क्या चीज है? y साइन इनवर्स x है, और बाकी वैसे ही है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। लिहाजा हमने इस इंटीग्रेशन को हल कर लिया इस ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल से। अब हम tan x को इंटीग्रेट करना चाहेंगे, tan x जो कि साइन x बटा कोसाइन x है। तो बहुत अच्छा होगा अगर ये dx साइन x को हम किसी तरह से गायब कर सकें। चुनाचे अगर y को कोसाइन x के बराबर ठहराया गया तो dy बनेगा मनफी साइन x dx। लिहाजा इस साइन
एक्स डी एक्स की जगह हम dy लगा सकते हैं और इस इंटीग्रल में फिर हमें सिर्फ ये मिलता है मनफी dy/y जो कि मनफी log y है। log y को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/y मिलता और बस अब इसका जवाब निकल आया। y कोसाइन x है तो tan x का इंटीग्रल बना -log कोसाइन x। इसी तरह से हम tan क्यूब x का इंटीग्रल हल करेंगे। इधर हमें यह बात पहचानने की जरूरत है कि tan स्क्वायर्ड x sec स्क्वायर्ड x -1 है। sec x जो कि 1 कोसाइन x होता। इस इंटीग्रल को अब हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, tan x और यहां पर sec स्क्वायर्ड x -1। tan x वाला इंटीग्रल तो हम कर चुके हैं, एक नया इंटीग्रल यहां करने की जरूरत होगी। tan x sec स्क्वायर्ड x और दूसरा भी हिस्सा मैं लिख लेता हूं जो कि इंटीग्रल tan x है। ये वो इंटीग्रल है जो हमने ऊपर हल किया था। अब इस पहले इंटीग्रल में अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करें y इक्वल्स tan x तो फौरी तौर पर हमें इसका फायदा दिखाई देता है, इसलिए कि उस सूरत में dy बनता है sec स्क्वायर्ड x dx और ये जो sec स्क्वायर्ड x dx है इसकी जगह पर हम y लगा सकते हैं। चुनाचे ये इंटीग्रल ऊपर जो पहला इंटीग्रल है वो बन जाएगा dy tan x, लेकिन tan x क्या है? y है और दूसरा मैं वैसे ही लिख रहा हूं dx tan x। चुनाचे जवाब अब हमारे सामने आ गया। ये हाफ y स्क्वायर्ड है, लेकिन y की जगह हमने देखा कि tan x है। चुनाचे आखिरी जवाब इसका ये बनता है, आखिरी शक्ल इसकी ये बनती है हाफ tan स्क्वायर्ड x प्लस log ऑफ कोसाइन x। अब चलिए हम इस इंटीग्रल की तरफ आते हैं, इंटीग्रल ऑफ sec x या इंटीग्रल ऑफ 1 कोसाइन x। इसको एक चेंज ऑफ वेरिएबल से बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है, मगर इसका सोचना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये एक छोटा सा ट्रिक है। अगर y को sec x प्लस tan x के बराबर कर दिया जाए, हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अजीब सी मालूम होती है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको एकदम नज़र आ जाएगा, इसलिए कि जब sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इससे हमें sec x tan x मिलता है। चुनाचे यहाँ पर sec x tan x मिला और जब tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे sec स्क्वायर्ड x मिलता है। इधर फिर हम sec x को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर फिर sec x प्लस tan x रह जाता है जो कि y के बराबर है। लिहाजा इधर से हमें ये चीज मिली कि दिस इज y sec x dx। अब इस इंटीग्रल की तरफ चलें तो यहां पर हमें sec x dx की जगह पे dy/y मिला जो कि यहां लिखा गया। इसको इंटीग्रेट करने से log y मिला और फिर y की जगह हम sec x प्लस tan x लिख सकते हैं। ये फिर इसका जवाब निकला। अब इसके बाद जो दूसरी मिसाल है उसका मैं सिर्फ आपको जवाब बताता चलूंगा। ये है -log cosec x
प्लस कोटेंजेंट या कॉट एक्स। अब आप खुद ही सोचिए कि y को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, मतलब ये कि इस जैसी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए यहां पर इस इंटीग्रैंड के वास्ते। ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की अब मैं सिर्फ एक और मिसाल हल करूंगा। ये बज़ाहिर बड़ी मुश्किल मिसाल है, इसलिए कि यहाँ सेक की 7वीं ताकत आती है, टैन की 5वीं ताकत है, मगर यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कारआमद साबित होगी। y को मैं कहता हूँ कि ये सेक x है, चुनाचे dy बना सेक x टैन x dx। अब इसका फायदा ये कि सेक x और टैन x दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, लिहाजा यहां पर हमें ये मिलता है dy, और सेक की अब एक ताकत कम हो गई है, सेक ताकत 6 यानी कि y ताकत 6, जबकि यहां पर टैन की 4 ताकतें हैं। लेकिन याद रहे कि टैन स्क्वेयर्ड x बराबर है सेक स्क्वेयर्ड x -1 के, लिहाजा यहां पर हमें y स्क्वेयर्ड -1 ताकत 2 लिखना चाहिए। और अब इसको खोलना तो बड़ा आसान काम है। यहाँ y ताकत 6 है, इधर y ताकत 4 -2 y ताकत 2 और इधर जमा 1। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आसान ही है, क्योंकि y ताकत 10 का इंटीग्रल है 1/11 y ताकत 11, लेकिन y सेक x है तो इसको यूं लिखा जाए। फिर यहाँ y ताकत 8 है, मेरा मतलब ये कि 6 यहाँ और 2 यहाँ, तो इससे फिर हमें मिलेगा 2/9 सेक ताकत 9x, और आखिर में 1/7 सेक ताकत 7x। ये फिर इस बज़ाहिर मुश्किल इंटीग्रल का आसान जवाब निकला। ट्रांसफॉर्मेशंस और सब्स्टिट्यूशंस बहुत सी हो सकती हैं और इनकी हमने कई मिसालें देखी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बाज़ बहुत कारआमद होती हैं, बाज़ हमें बिल्कुल उलझा देती हैं और किसी काम की नहीं होती। तो यहाँ प्रैक्टिस की बात बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता एक आखिरी सब्स्टिट्यूशन मैं आपके सामने रखता हूँ, जो बज़ाहिर तो बड़ी अजीब सी है और इसका इंसान क्यों सोचे, लेकिन खैर क्यों सोचे ये एक अलहदा बात है ये बहुत कारआमद। y को अगर tan x/2 रखा जाए तो इसे x/2 tan इनवर्स y बनता है, और इसका आप dx लीजिए तो वो ये बना 2/1 + y²। अब जो आपने डबल एंगल फॉर्मूला देखा था आइडेंटिटीज में, उनके इस्तेमाल से आप बड़ी आसानी से ये साबित कर सकते हैं कि sin x 2y/1 + y² है, जबकि cos x 1 - y²/1 + y² है। भला इसका फायदा क्या है? अब ये देखिए कि अगर हमें इस तरह का इंटीग्रल दिया हुआ हो dx और नीचे मिसाल के तौर पर sin x +1, तो फिर हम इसका क्या हल निकालेंगे? अगर dx को यहाँ जो dx है उस dx के जगह 2/1 + y² डाला जाए dy, और sin x की जगह 2y/1 + y², तो फिर आप ये देख सकते हैं, और ये काम मैं करूँगा नहीं, लेकिन वाज़ेह है कि ऊपर कोई पॉलिनोमियल होगा और नीचे कोई दूसरा
पॉलिनोमियल होगा। और ये एक रैशनल फंक्शन बना। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में खोल सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में आपने देखा था कि हम एक इंटीग्रल को टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर हर टुकड़े को अलग अलग तौर पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर्ड एक्स होता तो भी आप यही करते। अगर यहाँ इसमें मैं मसलन कोसाइन एक्स का इजाफा करता तो भी यही सब्स्टिट्यूशंस ऊपर काम आती। अगर मैं इसको स्क्वायर कर लेता फिर भी ये एक रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल बनता। और पार्शियल फ्रैक्शंस में अगरचे खोलना एक लंबा काम हो सकता है अगर ये पॉलिनोमियल्स सादा किस्म के ना हों, लेकिन फिर भी इस किस्म के हर इंटीग्रल को फिर हल किया जा सकता है इस सब्स्टिट्यूशन के इस्तेमाल से। अब हम एक दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शंस। हाइपरबॉलिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बनाए गए हैं। अब ये क्यों बनाए गए हैं? इसलिए कि ऐसे फंक्शंस से हमें बार बार साबका पड़ता है फिजिक्स और दीगर मज़ामीन में। यहां आप देखते हैं कि साइन एक्स या हाइपरबॉलिक साइन एक्स का मतलब है एक्सपोनेंशियल ताकत एक्स मनफी एक्सपोनेंशियल ताकत मनफी एक्स, और इसको 2 से तकसीम किया गया। अब इस डेफिनेशन को देखते हुए हम इसकी बहुत सी कीमतें निकाल सकते हैं। मसलन अगर x सिफर हो तो ये ई ताकत सिफर है जो कि 1 है, और इसलिए साइन ज़ीरो या हाइपरबॉलिक साइन ज़ीरो खुद सिफर है। फिर जैसे जैसे x बढ़ता है तो साइन x के बढ़ने से खुद बहुत तेजी से बढ़ता है। ई ताकत x मुस्बत है और बढ़ रहा है, जबकि ई ताकत मनफी x सिफर की तरफ जा रहा है। लिहाजा ये 1/2 ई ताकत x के नज़दीक पहुंचेगा और ये खुद बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी सिम चलें तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे x मनफी इन्फिनिटी की तरफ जाता है वैसे वैसे ये पहली टर्म कम होती है, दूसरी बड़ी होती है। लिहाजा ये पहुंचता है -12 e -x तक और ये माइनस इन्फिनिटी को जाता। इस डेफिनेशन को देखते हुए हम फौरी तौर पर ये जान सकते हैं कि अगर साइन में हम मनफी x डालें बजाय मुस्बत x के, तो ये फिर बनता है ई ताकत मनफी x, और यहाँ पर ई ताकत मुस्बत x बनता, जो फिर मनफी साइन मनफी x है। इस फंक्शन को हम ऑड कहेंगे। इसी तरह हम कॉश x या हाइपरबॉलिक कोसाइन x डिफाइन करते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पर मनफी अलामत की बजाय मुस्बत अलामत है, और इसकी वजह से इसकी कीमतों में भी लाजमन फ़र्क आएगा। यहाँ पर कॉश अगर सिफर का लिया जाए तो ये 1/2 यानी कि 1 होगा, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मुस्बत इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे कॉश x मुस्बत इन्फिनिटी को पहुंचेगा, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी बनेगा। और आप ये देख सकते हैं कि कॉश x और साइन x में फ़र्क कम होता जाएगा जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कॉश x अगर लिया जाए और x को दूसरी तरफ बढ़ाया जाए तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ये बन जाएगा हाफ ई ताकत मनफी x, लेकिन x खुद मनफी है, लिहाजा ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा।
और ये तो वाज़े ही है कि कॉश माइनस एक्स खुद कॉश एक्स के बराबर है, लिहाजा ये एक इवन फंक्शन कहलाता है। एक्स को मनफी एक्स के साथ तब्दील करने से इसके साइन में कोई फर्क नहीं आता। साइन और कॉश के अलावा हम हाइपरबोलिक टैन भी डिफाइन कर सकते हैं। ये साइन एक्स बटा कॉश एक्स है, और वाज़े है कि अगर हम एक्स को सिफर कर दें तो चूंकि साइन ज़ीरो है और कॉश वन है, ये खुद ज़ीरो बनता है। और अगर हम बड़े एक्स की तरफ चलें, यानी कि टैन एक्स और एक्स को हम बढ़ाते चले जाएं, तो चूंकि साइन एक्स और कॉश एक्स तकरीबन बराबर हो जाते हैं तो ये एक की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी सिम्त चलें, टैन एक्स जैसे जैसे एक्स मनफी इन्फिनिटी को पहुंचता तो ये मनफी एक को जाएगा। अब चलिए हम इसकी एक शक्ल बनाते हैं। इस साइन को देखिए, तो अगर हम इसकी एक तस्वीर बनाना चाहें, ये हमें पता है कि जब एक्स सिफर होता है तो साइन खुद सिफर होता है, और फिर ये तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता है अगर हम सीधे हाथ की तरफ बढ़ें, और अगर उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो फिर ये नीचे की तरफ जाता। अब इसका मुकाबला कीजिए कॉश के साथ। कॉश की कम से कम कीमत एक है, लिहाजा जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये यूं बढ़ता है, और जब इस तरफ जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। अब जो हमने टैन के बारे में यहाँ पर बात की थी, उससे हाइपरबोलिक टैन की भी शक्ल निकल आती है। जब एक्स सिफर होता है तो ये खुद सिफर होता है, और फिर ये इस तरफ जाने से एक के नज़दीक पहुँचता है, ये एक है, और जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये मनफी एक के पास पहुँचता है। मगर ये तो एक बड़ी कच्ची सी शक्ल थी, अब हम इसको प्लॉट करके देखेंगे। सबसे पहले हम साइन एक्स को सही तरह प्लॉट करेंगे। ये माइनस इन्फिनिटी से आता है, और जैसे जैसे एक्स सिफर के नज़दीक पहुंचता है तो साइन एक्स भी सिफर के नज़दीक पहुंचता है, और फिर बढ़ते बढ़ते ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। वाज़े है कि ये एक ऑड फंक्शन है। अब हम कॉश एक्स प्लॉट करेंगे, जो प्लस इन्फिनिटी से आता है, और फिर जैसे जैसे एक्स छोटा होता जाता है, सिफर पर पहुंचता है, तो ये एक बनता है, और फिर दोबारा ये एक से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक पहुंचता है। कॉश एक्स और साइन एक्स तकरीबन बराबर हो जाते हैं जब एक्स बड़ा होता है। अब टैन एक्स लीजिए, जो -1 से आता है, जब सिफर के नज़दीक पहुंचता है तो साइन और टैन में बहुत कम फर्क रहता है, लेकिन एक्स के बढ़ने से टैन एक्स एक तक पहुंचता है। यह भी एक ऑड फंक्शन है। अब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, तो अगर मैं सबसे पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो उसका मतलब यह कि डी बाई डी एक्स मुझे लगाना है ई ताकत एक्स मनफी ई ताकत मनफी एक्स बटा 2 के ऊपर, जो कि ई ताकत एक्स जमा ई ताकत मनफी एक्स बटा 2 बना, इसलिए कि मनफी एक्स यहां से नीचे उतरा तो उससे मुस्बत अलामत बनी, और यह है कॉश एक्स। इसी तरह अगर मैं कॉश एक्स के ऊपर डी बाई डी एक्स लगाऊं तो फर्क सिर्फ इस लिहाज से है कि यहां पर एक मुस्बत अलामत है, और इससे फिर मुझे ई ताकत एक्स मनफी ई ताकत मनफी एक्स बटा 2 जो कि साइन एक्स बनता है। अब यहां से हम एक नतीजा ये अखज़ कर सकते हैं कि अगर हमने कॉश एक्स को इंटीग्रेट किया तो उससे फिर हमें साइन एक्स मिलना चाहिए, इसलिए कि जब
शाइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉश एक्स मिलता। और इसी तरह से यहाँ पर अगर शाइन एक्स को इंटीग्रेट किया जाए तो उधर से कॉश एक्स बनता है, चूंकि कॉश एक्स का डेरिवेटिव शाइन एक्स है। हम दीगर डेरिवेटिव्स भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, मसलन डी बाई डी एक्स ऑफ हाइपरबॉलिक टैन एक्स, जो कि डी बाई डी एक्स ऑफ शाइन एक्स बटा कॉश एक्स है। और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, वो जो एफ ओवर जी का फार्मूला था, तो उससे ये बनता है 1 ओवर कॉश स्क्वेयर्ड एक्स। अब दीगर डेरिवेटिव्स भी मैं इसी तरह से निकाल सकता हूं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम ये नतायज बस हमारे सामने ही रखें। तो ये और ये और ये तो हमने ऊपर देख लिए हैं, लेकिन ये 3 मज़ीद ऐसे नताइज हैं जिन्हें याद करना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बवक्त ज़रूरत आप ये निकाल सकते हैं। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ हैं, उसी तरह हाइपरबॉलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि बाज़ जगह अलामत मुस्बत है और बाज़ दफ़ा मनफी है। ये उसी आसानी से साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी लीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले कॉश यू लिखते हैं, जो कि ई ताकत यू जमा ई ताकत मनफी यू है बटा 2, और इसका मुरब्बा फिर लिया जाए। फिर इसमें से ये तफरीक करना है ई ताकत यू मनफी ई ताकत मनफी यू बटा 2 और इसका मुरब्बा। अब देखिए इससे हमें क्या मिलता है। इस पहले वाले से ई ताकत 2u, फिर जब इसको और इसको आपस में ज़र्ब दिया जाता तो उससे हमें 2 ई ताकत u ई ताकत मनफी u, जो कि सिर्फ 2 के बराबर है, और फिर ई ताकत मनफी 2u बटा 4। फिर ये लीजिए, इसमें ई ताकत 2u है, लेकिन यहाँ पर मनफी 2 आएगा और यहाँ पर पहले की तरह मुस्बत 2u, और इसको हमें 4 से तकसीम करना है। अब ये और ये आपस में कट गए, ये और ये कट गए, चुनाचे यहाँ पर 1 बना। ये जो दूसरी आइडेंटिटीज़ आपके सामने हैं, ये पहली आइडेंटिटी से बाआसानी हासिल की जा सकती हैं। पहले के लिए आप कॉश स्क्वेयर्ड यू से तकसीम करें, दूसरे के लिए शाइन स्क्वेयर्ड यू से तकसीम करें। और ये 2 आइडेंटिटीज़ वैसे ही हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हैं। इनको भी आप बस ये डेफिनेशंस लगाकर साबित कर सकते हैं। नहायत ही आसान काम है, ज़रूर आपको करना चाहिए। ये डबल एंगल आइडेंटिटी वैसे ही है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और यहाँ फ़र्क सिर्फ ये कि इधर शाइन है और कॉश है, वहाँ पर साइन और कॉस है। इसी तरह यहाँ पर, लेकिन इधर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में होता है वैसे नहीं है, इधर मुस्बत अलामत है जबकि वहाँ पर मनफी अलामत है। अब हम ये सवाल हल करना चाहेंगे, अगर y शाइन x है तो हम जानना चाहते हैं कि x क्या है y के हवाले से। इस सवाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी एक तस्वीर बनाएंगे। यहाँ मैं शाइन x का ग्राफ बना रहा हूँ, और अगर y की कोई सी भी कीमत दी हुई हो, मसलन ये, तो इसके हवाले से x की एक कीमत मुतय्यन होती है जो कि यहाँ पर है। अगर y की कोई मनफी कीमत हो तो उसके हवाले से ये कीमत बनती है, क्योंकि यहाँ ये है। अब हम इसको फार्मूलों से हल करेंगे। तो y ई ताकत x मनफी ई ताकत मनफी x बटा 2 है, जिसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं ई ताकत x मनफी ई ताकत मनफी x मनफी 2y बराबर 0। अब मैं ई ताकत x को u कहूँगा
और ये फिर बना u मनफी 1/u मनफी 2y बराबर 0। u से ज़र्ब देने से ये इक्वेशन बनी u² मनफी 2yu मनफी 1 बराबर 0। और इसको हम बआसानी हल कर सकते हैं। इसके बज़ाहिर तो दो हल हैं, एक तो ये है, इसमें प्लस और माइनस दोनों अलामतें आती हैं और यहाँ पर हमें 4 भी शामिल करना है और 2 से तकसीम करना है, यानी कि बज़ाहिर इसके दो सॉल्यूशंस बनते हैं, y प्लस और माइनस y² + 1। अब ये बात हमें नोट करने की ज़रूरत है कि y² जमा 1 y² से बड़ा है। गोया कि अगर हमने यहाँ पर मनफी अलामत ली, मगर u क्या है? e ताकत x है जो कि हमेशा मुस्बत होता है। चुनाचे यहाँ पर u यानी कि e ताकत x हमेशा एक ही कीमत रखेगा, यानी कि y प्लस √y² + 1। अब दोनों साइड का लॉग लीजिए। लॉग e ताकत x बना और यहां पर लॉग y प्लस √y² + 1 आया। ये इस सवाल का जवाब है, यानी कि अगर y शाइन x हो तो फिर उसका उलट या उसका इन्वर्स फंक्शन x ये बनता। तो इसको हम शाइन इन्वर्स y कहेंगे। हमने अभी शाइन इन्वर्स x निकाला जो ये बनता है। इसी तरह से हम कॉश इन्वर्स x निकाल सकते हैं जो ये है, लेकिन फर्क यहां पर x² - 1 और यहां पर x² + 1 का है। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि कॉश इन्वर्स का आर्ग्यूमेंट हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और इसकी वजह हमें समझ में आती है इसलिए कि जब आप कॉश को प्लॉट करते हैं तो वो इस शक्ल का है, यानी कि इसकी कम से कम कीमत 1 है और मुस्बत है। लिहाजा यहां पर पहले के मुकाबले में, यानी कि शाइन इन्वर्स के मुकाबले में एक फ़र्क है। वो वाज़ेह है कि अगर आपने यहां आर्ग्यूमेंट ये दी हुई है तो फिर दो मुमकिन कीमतें हैं कॉश इन्वर्स की, एक ये और एक ये। तो यहां पर दरअसल प्लस माइनस होना चाहिए। इसी तरह से आप हाइपरबॉलिक, टेंजेंट और दीगर हाइपरबॉलिक फंक्शंस के इन्वर्सेस बवक्त ज़रूरत निकाल सकते हैं। अब हम हाइपरबॉलिक फंक्शंस के इस्तेमाल से कुछ इंटीग्रल्स हल करेंगे। यहां अगरचे हमें कोई हाइपरबॉलिक फंक्शन नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हमने x को शाइन y के बराबर किया तो इधर से dx बनता है कॉश y dy। x² + 1 ये है शाइन स्क्वेयर्ड y + 1। चुनाचे ये आइडेंटिटी के इस्तेमाल से बना कॉश स्क्वेयर्ड y। इसका स्क्वायर रूट लेने से ये कॉश y बन जाएगा। चुनाचे जो ऊपर इंटीग्रल है ये बना dy कॉश y, जो मैं यहां से लिख रहा हूं, लेकिन नीचे कॉश y है। चुनाचे ये खाली इंटीग्रल dy है जो y है, और बस इस y को अब हमें शाइन इन्वर्स x लिखने की ज़रूरत है। ये तो हम पहले मालूम कर चुके हैं। ये है log x जमा x² + 1। ये इसका मुकम्मल जवाब है। जाहिर है कि मैं इसमें कोई कांस्टेंट भी शामिल कर सकता हूं।
अब चलिए हम ये सवाल हल करते हैं। इधर x इक्वल्स साइन y का फायदा नहीं होगा, इधर हम x इक्वल्स कॉश y लगाएंगे, जिससे dx बनता है साइन y dy। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1 लिया जाए तो ये है कॉश स्क्वायर्ड y माइनस 1, जो साइन स्क्वायर्ड y बना, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन y बनेगा। लिहाजा इधर dy और साइन की दो ताकतें आएंगी, साइन स्क्वायर्ड y। अब इसको हल कैसे किया जाए? यहां हमें ये बात याद आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर्ड y को लिखा जा सकता है एज कॉश 2y माइनस 1। ये हाइपरबॉलिक फंक्शन की आइडेंटिटी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बड़ा ही आसान काम बना, इसलिए कि जब कॉश 2y को इंटीग्रेट करते हैं तो इधर से 1/4 साइन 2y बनता, और यहाँ पर माइनस y/2 आएगा। मगर इस साइन 2y का क्या किया जाए? यहाँ पर हमें यह बात याद आती है कि साइन 2y दरअसल 2 साइन y कॉश y है, चुनाचे यहाँ पर हाफ साइन y और कॉश y आते हैं। और बस अब एक ही काम रह गया। हमें पता है कि x कॉश y है, तो साइन y स्क्वायर रूट ऑफ कॉश स्क्वायर्ड y माइनस 1 होगा, यानी कि अब जवाब आ गया हमारे पास। ये है हाफ x और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1, और ये y/2 y देख लीजिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा। x अगर कॉश y है तो y कॉश इनवर्स x है, लिहाजा यहाँ पर माइनस हाफ कॉश इनवर्स x बनता है। ये उसका जवाब है। एक आखिरी मिसाल, ये मैं दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करूँगा और बज़ाहिर इन दोनों में फ़र्क है। चलिए हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है। यहाँ सबसे पहले मैं x को हाइपरबॉलिक tan के बराबर करता हूँ, जिससे फिर dx बनता है dy बटा कॉश स्क्वायर्ड y, और दूसरी तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड जो कि 1 माइनस tan स्क्वायर्ड y है, ये बना 1/cos स्क्वायर्ड y। इसका स्क्वायर रूट लेने से ये 1/cos y बन जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर डालते हैं। dx की जगह ये आ गया dy बटा कॉस स्क्वायर्ड y, और ऊपर भी कॉस स्क्वायर्ड y आएगा, लिहाजा यहाँ पर ये, तो ये आपस में कट गए और इससे फिर मुझे इंटीग्रल dy ही मिला और कुछ नहीं। ये y है और y फिर हाइपरबॉलिक टेंजेंट इनवर्स x बना। अब ये इसका जवाब है और सही जवाब है। लेकिन चलिए मैं इसी सवाल को अब एक और तरह से हल करता हूँ। हमने पार्शल फ्रैक्शंस का तरीक़ा सीखा था, यानी कि अगर ऐसी चीज़ हो तो हम इसको सबसे पहले फैक्टर करते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स में, और फिर इसको तोड़ा जा सकता है दो मुख्तलिफ हिस्सों में। यहाँ पर अगर हमने 1/1 प्लस एक्स लिखा तो यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर प्लस साइन। अब इनको हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, चुनाचे जब ये इंटीग्रल हम निकालते हैं तो इधर से हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स मिलता है और दूसरे से हमें माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स मिलता है।
जिसको जोड़ा जा सकता है हाफ लॉग 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। ये लॉग की अपनी सिफत है कि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बटा बी के बराबर है। ये बज़ाहिर तो इस जवाब से मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप पिछले टेबल में देखें या खुद साबित करें तो हाइपरबॉलिक टैन इनवर्स एक्स ठीक इसके बराबर है। चुनाचे दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने दरअसल एक ही जवाब हासिल किया है। यहां मैं कुछ नताइज आपके सामने रख रहा हूं, इनको हरगिज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे हम ये सीखते हैं कि अगर ऐसा इंटीग्रल करना हो 1/√x² + 1 तो जाहिर है कि ये शाइन इनवर्स x बना, इसलिए कि जब शाइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये चीज़ मिलती है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ चलें मिसाल के तौर पर, तो अगर इस चीज़ को इंटीग्रेट किया जाए 1/x²1 - x², तो फिर इसका जवाब शेक इनवर्स x बनता है, क्योंकि शेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने से हमें इसका इंटीग्रैंड मिलता है। इन 3 लेक्चर से आपने बेशतर वो तरीक़े सीख लिए हैं जिनसे हम मुख्तलिफ किस्म के इंटीग्रल्स हल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने महारत हासिल कर ली है। महारत आप तब हासिल करेंगे जब आप खुद से बहुत सारी मिसालें हल करेंगे। इसके बाद आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा।